नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। आपके दर्शकों को भी बहुत अभिनंदन और बहुत नमस्कार। सर, ये सोशल मीडिया खोलकर देखिए तो ऐसा लग रहा है कि जीएसटी में जो स्लैब में बदलाव किया गया है, ये तो सब कुछ मोदी सरकार ने राहुल गांधी के कहने पर कर डाला है। राहुल गांधी ने बहुत पहले कह दिया था गब्बर सिंह टैक्स है, इसकी स्लैब कम कीजिए। मतलब भले अपनी पार्टी में कोई ना सुनता हो राहुल गांधी की, लेकिन मोदी सरकार तो सुन रही है। जीएसटी काउंसिल है और जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों की सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं। वो बैठ कर के फैसले करते हैं। उन्होंने ही 4 स्लैब बनाए थे पहले, 28%, 18%, 12%, 5%। उन्होंने ही अब बैठ करके ये फैसला किया कि ये 28% और 12% का स्लैब हटा देते हैं। ये काउंसिल ने फैसला लिया है, ये मोदी सरकार ने फैसला नहीं लिया है। और इस चीज को अगर ये झुठलाने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि साहब ये सरकार फैसले ले रही है और राहुल गांधी के दबाव में ले रही है, तो राहुल गांधी को अपनी सरकार के वित्त मंत्रियों से पूछना चाहिए, ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए, पंजाब की सरकार के जो मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री हैं उनसे पूछना चाहिए, विजयन के वित्त मंत्री से पूछना चाहिए जो केरल के हैं, अलग अलग राज्यों के, उनसे पूछें कि भाई अभी तक आप लोगों ने ये फैसला क्यों नहीं किया। और इससे भी बढ़कर के बात ये कि जब जब मोदी सरकार पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने की कोशिश करती है तो ये विरोधी दलों की सरकारें उसके मुखालिफ क्यों हो जाती हैं, उसका विरोध क्यों करने लगती हैं? क्योंकि इन लोगों ने कितने प्रतिशत टैक्स थोप रखे हैं पेट्रोलियम पदार्थों पर, ये कौन नहीं जानता। तो ये प्रचार कुछ करते हैं, माहौल कुछ और बनाते हैं, हकीकत एक्चुअल में कुछ और होती है। और अगर सब कुछ राहुल गांधी के ही कहने पर हो रहा है तो फिर तो ये सोशल मीडिया के जो बयानवीर हैं, जरा ये भी बताएं कि राहुल गांधी ने जब कहा था कि देर क्यों कर रही है सरकार, पहलगाम का बदला क्यों नहीं ले रही है, और उसके बाद तुरंत हमला करना चाहिए पाकिस्तान पर, इस तरह के बयान थे इनके। और जब वाकई हमला हुआ 6 और 7 मई की रात को और पता लगा कि साहब 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए, जिनमें से 3 तो हेडक्वार्टर ही थे आपके लश्कर के, जैश के और हिजबुल के, तो उसके बाद सबसे ज्यादा नानी किसकी मरी हुई थी, चेहरा किसका उतरा हुआ था? जब मीडिया के सामने आए राहुल गांधी तब चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए थे? और उसके बाद 9-10 तारीख की रात को जो कुछ हुआ पाकिस्तान में, जिसके बाद वो घुटनों पर आ गया, उसके बाद राहुल गांधी ने ही पूछा था ना डोनाल्ड ट्रंप के ये कहने पर कि 5 विमान गिर गए, तब हमने हस्तक्षेप किया, नहीं तो परमाणु युद्ध हो जाता। तब इन्होंने ट्वीट करके पूछा था, मोदी जी 5 जहाज गिरने का सच क्या है? अब आप देखिए इनके कारनामे शुरू से याद कर लीजिए, बहुत पीछे नहीं जाते हैं। कोरोना काल में इन्होंने कुछ सो कॉल्ड अर्थशास्त्रियों को बुला करके उनके इंटरव्यू लेने शुरू किए और एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की कि जैसे देश में आर्थिक सुनामी आने वाली है, हजारों लाखों लोगों के रोजगार जाने वाले हैं, इंडस्ट्री तबाह होने वाली है, एग्रीकल्चर सेक्टर तो औंधे मुंह गिरने वाला है और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा भारत में। एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की थी। इसके बाद इन्होंने और इनके कुछ दूसरे संगी साथियों ने, जिनमें अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे, उन्होंने अमेरिका की फाइजर कंपनी के वैक्सीन लेने के लिए काफी प्रेशर बिल्डअप किया था। लेकिन हमारे यहाँ की अपनी स्वदेशी ही कंपनियों ने 2 वैक्सीन बहुत कम समय में तैयार भी कर ली और उनको मान्यता भी मिल गई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से। और उसके बाद
करीब 200 करोड़ के आसपास तो अपने घर में ही लगी, इससे ज़्यादा लगी। और फिर करीब 225 देशों को हमने सप्लाई की, जिनमें से बहुत सारे देशों को वो मुफ्त में दी गई, गिफ्ट के तौर पर दी गई। और वो एक वैक्सीन कूटनीति रंग लाई और आज की तारीख में दुनिया में बहुत सारे देश अब भारत के मुरीद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद हैं। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जब राहुल गांधी ने क्रिटिसाइज किया, चैलेंज किया और प्रधानमंत्री मोदी ने उसे अवसर के रूप में लिया। 3 कृषि कानूनों पर इन्होंने जिस तरीके से गवर्नमेंट को घेरने के लिए यहाँ ला करके सो कॉल्ड किसान बैठाए 13 महीने तक, उस पर इन लोगों की जो बयानबाजियां थी, पर्दे के पीछे से जो ताकतें लगी हुई थी, उनके हाथ अल्टीमेटली क्या आया। प्रधानमंत्री ने बाद में सदन में खड़े होकर के कहा, ऑन रिकॉर्ड है वो, कि हम इस देश के लघु मझोले सीमांत, जिनकी संख्या 86 से 88% है किसानों की, उनकी बेहतरी के लिए 3 कृषि कानून लेकर के आए थे। आप मुझे ये बताइए कि वो जो लघु सीमांत और मझोले किसान हैं, वो कभी राहुल गांधी को या कांग्रेस को माफ करेंगे? क्योंकि ठीक है, प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई अगर हम आपको नहीं समझा पा रहे हैं और आप इनके पीछे जा रहे हैं, इनके साथ खड़े हो रहे हैं और डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को भी, देश को भी, और कुछ ताकतें हैं जो हिंसा, जो अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, हम उनके मंसूबे तो पूरे नहीं होने देंगे। अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्र से माफ़ी मांगता हूं और किसानों से भी, जिनको हम नहीं समझा पाए, और वो कृषि कानून वापस ले लिए। मैं अनेक ऐसे किस्से, कहानियां, फैसले बता सकता हूं जब इन्होंने रोड़े अटकाए। राहुल गांधी के कारनामे तो अनंत हैं, जिनको अगर गिनाया जाए या लिखा जाए तो एक ग्रंथ तैयार हो जाएगा, महाग्रंथ तैयार हो जाएगा। इनकी चीजों को जरा याद कर लीजिए कि इन्होंने पहले क्या कहा और उसके बाद क्या किया। इन्होंने डोकलाम के समय क्या कर रहे थे चीनी दूतावास में, वो जो डिनर कर रहे थे उनके साथ में बैठ करके, और जब पकड़े गए तो पहले तो कहा गया कि नहीं गए, और जब वो गलती से दूतावास की वेबसाइट पर इनका फोटो छप गया, चीन वालों की गलती की वजह से, या एक नॉर्मल एक कर्टसी थी कि उन्होंने वो डाल दिया, तो उसके बाद कहा कि नहीं हम तो इसलिए गए थे कि जरा जान सकें कि डोकलाम का मसला क्या है। तो आप अपने रक्षा मंत्रालय, अपने विदेश मंत्रालय, अपने पीएमओ के पास जाएंगे या चीन के दूतावास के पास जाएंगे? तो इनके बहुत सारे कारनामे वो अतीत में सब कुछ ढके छिपे पड़े हैं और कुछ बाहर आ जाते हैं जब हम और आप जैसे मिलकर के प्रोग्राम करते हैं। जनता को भी पता लग जाता है और ये कितने सच्चे हैं, कितने अच्छे हैं, कितने देशभक्त हैं और कितने जनता के प्रति समर्पित हैं, सब पता चल जाता है। सर, इनको ये लग रहा है कि बिहार चुनाव में अगर इसको भुनाएंगे अपने पक्ष में तो शायद उनको कुछ फायदा हो जाए। वैसे तो वो ना 3 में ना 13 में बिहार में। हाँ, मुझे ये बताइए कि शुरू से ये तो इसी तरह की टैक्टिक्स अपना रहे हैं, करना धरना तो कुछ है नहीं, बयानबाजी करनी है, शोबाजी करनी है, 8-10 कैमरामैन को लेकर के साथ चलना है, अलग अलग एंगल से फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करानी है, तमाशा कराना है, पाखंड करना है, बयानबाजी करनी है, यही तो कर रहे हैं। इसके अलावा क्या कर रहे हैं? या फोटो अपॉर्चुनिटी, जैसे अभी मखाने के खेत में घुस गए थे जुराब पहन करके, मोजे पहन करके, या हरियाणा में धान की रोपाई वाले खेत में ट्रैक्टर पर बैठ गए थे और वहां भी धान रोपते हुए दिखाई दिए थे, या मोटर मैकेनिक के यहाँ, मोटरसाइकिल मैकेनिक के यहाँ वो एक पेचकस लेकर के मैकेनिक बनते हुए दिखाई दे रहे थे, या कुलियों के बीच में जाकर के वो व्हील वाला जो सूटकेस था, ब्रीफ केस था, उसको सिर पर लाद करके चल रहे थे, या कभी कुलियों के या लोको पायलट के बीच में बैठ जाते हैं, कभी ये कारपेंटर के बीच में बैठ जाते हैं जाकर के,
तो ये तमाशे हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। अगर इनको वाकई फायदा मिलता है इन सब तमाशों से, तो ये अलग अलग राज्यों में जो इनकी हार हो रही है वो तो जीत में कभी की बदल गई होती। या लगातार जो लोकसभा के 3 चुनाव हारे हैं, तो वो हार कम से कम कुछ तो जीत में बदलती हुई दिखाई देती। 3 प्रयासों के बावजूद आप 3 अंकों में सीट नहीं ला पाए। बस एक ही फायदा हुआ कि नेता प्रतिपक्ष बन गए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कैसे होते हैं उसका कोई शऊर आपको दिखाई देता है क्या? इनके पहनावे में, इनकी बॉडी लैंग्वेज में, इनके करतबों में, इनके बयानों में, इनके भाषणों में किसी तरह की कोई तैयारी करके जाते हो या कोई इम्पैक्ट छोड़ा हो कि भाई अगर नेता प्रतिपक्ष है और बहुत बढ़िया तैयारी के साथ भाषण दे रहा है किसी विषय पे, तो हाँ ये वाकई इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लायक है। ऐसा कोई इम्पैक्ट छोड़ा है क्या आज तक? तो ये एक्चुअल में इसी में मगन है, इसी में खुश हैं। और 55-56 साल की उम्र में अगर इनके सारे चंपू मिलकर के तालियां बजाते हैं कि वाह 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 वाह, राहुल गांधी चलना सीख गए, राहुल गांधी के इस बयान के बाद जो है जातीय जनगणना हो रही है। अरे थोड़ा सा बुद्धि लगा करके सोचो, दिमाग अप्लाई करो। एक मुद्दा था वो मोदी जी ने छीन लिया इनके हाथ से। अब अगर जनगणना के साथ जाति भी पूछ ली जाएगी तो अब बताएं ना ये कि अब क्या मुद्दा उठाएंगे जनता के बीच में? मुद्दा खत्म। जितने ये इस तरह के नृत्य करते हैं, भोंडे प्रदर्शन करते हैं, बयान देते हैं, वो एक एक करके सब भौथरे साबित हुए हैं या मोदी सरकार ने इनको बोलने के लायक नहीं छोड़ा है। अब मुझे ये बताइए, जब CAA कानून लाया जा रहा था तब इन्होंने क्या क्या नहीं कराया था अंजू जी? बहुत रायता दिल्ली की फैला था। सड़कों पर जो तमाशा हो रहा था, शाहीन बाग में जो तमाशे हो रहे थे, कानपुर से लेकर के प्रयागराज और तमाम दूसरी जगहों पर जो कुछ हो रहा था, और जिस तरह लोगों को उकसाया भड़काया गया था कि मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी इससे। अभी पिछले सेशन में ही शायद अमित शाह ने पूछा था कि भाई इसको लागू हुए कितना समय हो गया, पूरे देश में किसी मुसलमान की नागरिकता गई है? अगर गई है तो जरा मुझे बता दो। तो कितने झूठ बोलोगे? केवल देश में आग लगाने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए, सड़कों पर लाने के लिए, और केवल इसलिए कि एक गोलबंदी अगर हो जाए, प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम हो जाए तो शायद हमारी कोई संभावना बन जाए। इसके लिए आप देश का अहित करेंगे, देश को आप आग लगाएंगे। खुद कई बार कह चुके, केरोसिन छिड़की हुई है, बस दिया सलाई लगाने की जरूरत है। कभी कहते हैं कि भूकंप आ जाएगा, कभी कहते हैं कि एटम बम फूट जाएगा, अब कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम फूट जाएगा। तो आप किस तरह की जबान रखते हैं? कोई आपको सीरियसली लेगा क्या? सर, एक के बाद एक मुद्दे बदलते जाते हैं, लेकिन अभी जो आपने कहा ना, आग लगा देंगे, हाइड्रोजन बम है, अभी तो आप देखो असम में भी तो इसी मुद्दे पर रायता फैलाया जा रहा है ना। असम में भी तो पूरा का पूरा, पूरी की पूरा सेकुलर गैंग वहां पहुंचा हुआ था। अभी तो मदनी भी पहुंच गए हैं। किस तरह की बयानबाजी हो रही है, क्योंकि कांग्रेस को अच्छे तरीके से पता है सर कि बिहार में उनके हाथ कुछ नहीं आना है, वहां उनकी बेस है नहीं, लेकिन असम में गुंजाइश है। इसलिए असम को एक तरह से ये प्लेइंग ग्राउंड बना रहे हैं अपना, वहां पर मुद्दे भड़का रहे हैं। और हो सकता है बिहार चुनाव से पहले वहीं पे कोई बड़ा खेल कर दें ये लोग, जिस तरह के इनके मंसूबे हैं। देखिए जी, ये काम तो इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी किया था। उत्तर प्रदेश में इन्होंने 2017 में भी खूब जोर लगाए थे, बीजेपी ना आए। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी लगाए थे कि अगर अभी हम इनको रोक दें तो 2022 में भी रोक देंगे, लेकिन तब भी नहीं रोक पाए। 2024 में थोड़ा नुकसान तो जरूर हुआ बीजेपी को, लेकिन प्रधानमंत्री बनने से तो नहीं रोक पाए नरेंद्र मोदी को। इसी तरीके से ये अलग अलग राज्यों में पूरी ताकत झोंकते हैं। सारी जितनी इनकी प्रॉक्सी एजेंसियां हैं, चेहरे हैं, दबे हुए छिपे हुए, वो सब लग जाते हैं, पूरी तरीके से उसमें अपना झोंक देते हैं। लेकिन अब देश की जनता इतनी जागरूक तो हो गई है, अब उनको इतना तो एहसास हो गया है, कहीं कहीं देखिए नुकसान होंगे,
लेकिन समग्रता में जब आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि अधिकांश चुनाव या तो मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी जीत रही है या कुछ क्षेत्रीय दल जीत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को कामयाबी नहीं मिल रही है। कांग्रेस, देखिए, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी का नेता हो, अगर लोगों को ये अंदाजा हो जाता है कि ये देश हित के विरुद्ध जो ताकतें काम कर रही हैं कहीं उनके हाथों में तो नहीं खेल रहे हैं, जब ये भाव, ये एक शंका का बीज लोगों के दिमाग में रोपित हो जाता है तो वो बहुत सतर्कता के साथ मतदान करते हैं। उनके लिए अपना परिवार की सुरक्षा, अपने समाज में सद्भाव, शांति और बेहतरी, अपने प्रदेश में और अपने देश में शांति और विकास प्रथम स्थान पर आता है, फिर बाकी चीज़ों पर वो सोचता है। तो वो एक बदलाव होते हुए देख रहा है पूरे हिंदुस्तान में। लोगों के जीवन में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, किस तरह की बेहतरी आ रही है, ये हर आदमी महसूस कर रहा है। और इस देश में एक लाभार्थी वर्ग भी तैयार हो गया है। हर राज्य में जब इनके ये चंपू जाते हैं माइक लेकर के और कैमरे लेकर के और उनसे लोगों से बात करते हैं तो बड़ा साफ तौर पर वो इनके कैमरों पर कह देते हैं बिना हिचक के कि हम तो मोदी जी को वोट देंगे, मोदी जी ही बेहतर काम कर रहे हैं। बिहार में तो लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि यहाँ राहुल गांधी का, कांग्रेस का कोई फैक्टर ही नहीं है, कोई दम ही नहीं है। तो ये जो 16-17 दिन की यात्रा करके आए हैं, पसीना बहा करके आए हैं, ये सब ऐसे ही जानी है और जब रिजल्ट आएगा देख लेना। ये सब पेशबंदी हो रही है ताकि ये कह सकें कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिले हुए हैं। अरे चुनाव आयोग को क्यों बीच में घसीट रहे हो? ये गठबंधन और समझबूझ भारतीय जनता पार्टी में भी नरेंद्र मोदी और मतदाताओं के बीच में बन चुकी है, उनकी एक बाउंडिंग बन चुकी है। लोग अब ये देख रहे हैं कि कौन दिन रात देश के लिए लगा हुआ है और कौन देश विरोधी बातें कर रहा है, कौन हाइड्रोजन बम की बात कर रहा है, कौन एटम बम की बात कर रहा है, कौन भूकंप की बात कर रहा है, कौन आर्थिक सुनामी की बात कर रहा है, कौन नेगेटिविटी में जा रहा है और कौन विदेशों में बैठ कर के ये झूठ बोलता है कि पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं दिया जाता। हमारी सुप्रीम कोर्ट तो स्वतंत्र तरीके से काम ही नहीं कर रही है, हमारा मीडिया तो गोदी मीडिया बन गया है। ये झूठ कौन बोल रहा? अब तो चुनाव आयोग पर भी निशाना साधते हैं ये लोग। तो कौन सी संवैधानिक संस्था छोड़ी है आपने? तो नेगेटिविटी में रहने वाले और नेगेटिविटी का प्रचार करके दुनिया में देश की छवि को, यहाँ की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने वालों के साथ देश कभी जाएगा नहीं, ना जा रहा है। अराजकता के लिए बार बार झूठ बोलना, हर चीज के लिए अपना खुद का श्रेय लेने की कोशिश करना। अरे भाई, जीएसटी तो 2004 में लाई गई थी अटल जी के सरकार में। उसके बाद जब इनकी सरकार आ गई तो इसको ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया गया? फिर मोदी सरकार को ये पास करनी पड़ी और जब आधी रात को जीएसटी लागू की गई थी, प्रणब दा को पार्लियामेंट में बुलाया गया था, दोनों सदनों का सेशन बुलाया गया था, तो कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार क्यों किया था? तो आप हर तरह के सुधारों के खिलाफ हैं और ये सरकार चाहे 240 सीट वाली हो, 282 या 303 सीट वाली हो, वो लगातार कड़े फैसले लेती जा रही है और लोगों को पता है। हर चीज का श्रेय लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन लोगों को पता है कि एक्चुअल में कर कौन रहा है और काम को खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है। सर, अभी जो पीएम मोदी की माताजी को लेकर जो विवाद हुआ, गाली देने का जो मामला हुआ, उसको लेकर एक दिन पहले जो बिहार में बंद का आह्वान किया गया था, वो भी काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है। तो आपको लगता है कि वो एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है बिहार विधानसभा चुनाव में? जी, बड़ा मुद्दा बन चुका है, वो एक्चुअल में ऑलरेडी बन गया है। और ऊपर से जो इनके उल्टे सीधे बयान आ रहे हैं, लालू यादव का भी आज एक बयान आया है, हैरत होती है, ताज्जुब होता है। जिस लालू यादव की फैमिली में तेज प्रताप की पत्नी के साथ मिसबिहेव हुआ हो और जिसने
प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगाए हों कि राबड़ी देवी ने मेरे साथ मारपीट की है। ये लोग महिला सम्मान क्या जाने। और जिस तरह की हकीकतें सामने आ रही हैं कि शादी तो कर दिया आपने, एक लड़की की जिंदगी तो बर्बाद कर दिया आपने, लेकिन तेज प्रताप के किस्से तो अब सामने आ रहे हैं निकल करके कि उनका कहाँ प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो अगर कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा था और आपकी जानकारी में था, तो आपने एक परिवार को, एक दूसरे की बेटी को बर्बाद क्यों किया, उसकी जिंदगी को तबाह क्यों किया। तो ये बयान देंगे, लालू यादव बयान देंगे, जो खुद सजा याफ्ता हैं और आजकल लंबे पैरोल पर चल रहे हैं। कोर्ट्स की कृपा है इनके ऊपर, वरना इनको जेल में होना चाहिए। ऐसे लोग भी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं जो एक्चुअल में सजा याफ्ता हैं। और आप इनके सबको देख लीजिए ना, सब किसी ना किसी जांच एजेंसी के दायरे में हैं। या तो चार्जशीट दाखिल हो चुकी हैं या इनसे इंट्रोगेशन हो चुकी है, चार्जशीट दाखिल होने वाली है। इस तरह के वंशवादी और भ्रष्टाचारवादी चेहरे वो सवाल खड़े करते हैं। और किन पर सवाल खड़े करते हैं? जिनका पूरा राजनीतिक करियर बेदाग है। कोई एक छोटा सा भी दाग आज तक उनके किसी कुर्ते पर, किसी कमीज पर लगा नहीं है। आप कहते रहिए अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, लेकिन कोई यकीन करता है क्या? मैंने पहले भी कहा था आपके प्रोग्राम में कि आरोप उस पर चस्पा होता है जिसकी छवि वैसी होती है। अगर नरेंद्र मोदी की छवि वैसी नहीं है तो आप लाख चिल्लाते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। तो ये मुद्दा बन चुका है बिहार में। और बिहार ही नहीं, ये तो बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। ये 2029 तक जाने वाली है। याद रखिए 2029 में महिलाओं को 33% आरक्षण लागू होगा। 33% महिलाएं चुनाव मैदान में लड़ती हुई दिखाई देंगी और फिर पार्लियामेंट में बैठी हुई दिखाई देंगी अगली लोकसभा में। बहुत बड़े बदलाव इस देश में होने जा रहे हैं। बिल्कुल सर। और सर एक चीज और, ये जो CAA वाला मुद्दा है, जैसे जिसमें कि नई नोटिफिकेशन जारी की है केंद्र सरकार ने, उस पे भी विपक्ष जो है पूरी तरह से खामोश है। क्या वो हजम नहीं कर पा रहे हैं? उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे रिएक्ट किया जाए, क्योंकि पिछली बार जो रायता फैलाया था उसमें कुछ नहीं हुआ था, किसी की नागरिकता नहीं की गई, जैसे कि आपने भी बताया। तो अब उनको लग रहा है कि इस मुद्दे को झेल जाएं या फिर अब वो घुसपैठियों के साथ कैसे इस मुद्दे को जोड़ें, इसके लिए मंथन हो रहा है अंदर खाने। पिछली बार भी कई दिन लग गए थे रणनीति बनाने में और साजिशें रचने में, तो इस बार भी इंतजार करिए, थोड़ा सा समय गुजरने दीजिए। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो करेंगे ये लोग, कुछ ना कुछ तो करेंगे। क्योंकि इसमें एक संभावना तो बनी हुई है ना कि भाई मुसलमानों के लिए दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो, केवल हिंदुओं के लिए, पारसियों के लिए, जैन बौद्धों के लिए, ईसाइयों के लिए ही क्यों? जो मुसलमान आना चाहते हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, उनके लिए प्रावधान क्यों नहीं किया गया है? तो ये कुछ ना कुछ तो करेंगे, चुप बैठने वाले तो नहीं है। कुछ ना कुछ जरूर करेंगे सर। और मुझे तो ये लगता है कि असम में वो उसकी जमीन तैयार कर रहे हैं, इसीलिए इनके बहुत सारे लोग जो प्रॉक्सी हैं, क्योंकि कांग्रेस सीधे सीधे खुद तो जा नहीं रही है, अपने नुमाइंदों को वहां भेज रही है, और हो सकता है वहीं पर इस मामले को लेकर ये कुछ ना कुछ बवाल काटे। और आप सही कह रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, थोड़ा वक्त लगाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। सर आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।